हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल युवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कशन किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसकी इक्वेशन तैयार की थी कि अगर रेडिएशन से मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएंगे। जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हमने उसकी इक्वेशन बनाई थी। बहुत इजी इक्वेशन थी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो आने वाली रेडिएशन की एनर्जी है उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस कर देना है। और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे बेटा। एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स और कर लो उस पे, उस इक्वेशन के बेस पर। उसके बाद में कुछ इसमें कुछ बचे हुए एक दो पॉइंट्स है वो बता देता हूं। आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और अगर टॉपिक जल्दी पूरा हो गया तो फिर मैं आगे की बात स्टार्ट कर देंगे, आगे का टॉपिक भी आज ही स्टार्ट कर देंगे बेटा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है बेटा। अच्छा, आप में से किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है बेटा तो जल्दी से मुझे मैसेज करो, पूछो जल्दी से बेटा। कोई डाउट है तो किसी को? हाँ बेटा, हमारी कहानी चल रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। और हमने एक इक्वेशन तैयार की थी। इक्वेशन क्या थी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन हुए हैं, इट इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट। याद है ना बेटा? ई क्या था? रेडिएशन, जो आने वाला फोटोन है, जो आने वाला रेडिएशन है उसकी एनर्जी है। और ई नॉट है वर्क फंक्शन। चाहे तो इन टर्म्स को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हो, चाहे तो वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हो। इसकी तीन फॉर्म्स हमने लिखी थी बेटा। अच्छा, पहले एक बार आप लोग के मैसेज में पढ़ लेता हूं बेटा, उसके बाद फिर इसको आगे कैरी करते हैं। नैना, गुंजन, शिवेन, हर्ष, शांभवी, ओम प्रकाश, चाहत, सुरेंद्र, साहिल, अभिषेक, चंदन कुमार, आरती। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा, गॉड ब्लेस यू। सुरेंद्र क्या पूछ रहा है बेटा? सर, प्रोटॉन का साइज हाइड्रोजन का इतना ही क्यों लिया जाता है? पुराने लेक्चर में जाके देखो बच्चा, मैंने इस बात को प्रूव किया था जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ना बेटा। आई थिंक शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में बात हुई थी डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस की। पहले डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस था, वहां से इलेक्ट्रॉन पता चले थे बेटा। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस था और उसमें मैंने यही बात जो आपने पूछी, इसी बात पर मैंने 15 मिनट तक लेक्चर दिया था बेटा। कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो एनोड रेज थी उनका ई बाई एम रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो फिक्स नहीं हो रहा था। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबको सजेस्ट किया कि जिसके लिए ई बाई एम रेशियो सबसे ज्यादा होता है, किसके लिए ज्यादा होगा? एच पॉजिटिव के लिए, उसको प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लो। तो जो सबसे छोटा आयन है, सबसे छोटे एटम का आयन है जिसका ई बाई एम रेशियो हाईएस्ट होता है, उसको प्रोटॉन लिया गया था बेटा। बेटा जाके पूरा देख लेना उस चीज को सुरेंद्र बेटा, ठीक है बच्चा? ओके ओके ओके। सौरभ बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चा। सौरभ बेटा ये पुराने के डाउट पूछ रहा था सुरेंद्र, तो मैंने उसको बताया बेटा। कौश की बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलो, बाकी टॉपिक से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना नहीं है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या पुराने इस से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो बेटा? चलें आगे बेटा। चलो फिर अच्छी बात है बेटा। इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कर लो बेटा, ठीक है? इस इक्वेशन पे एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद बेटा इसमें कुछ पॉइंट्स बचे हैं उसको बताऊंगा मैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं बेटा, क्योंकि मेरे ख्याल से दो ही हो पाए थे ना बेटा क्वेश्चन। एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लो बेटा। चलो, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। उससे पहले मैंने जो दो न्यूमेरिकल्स कराए थे उसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा था ना बेटा, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गए थे। ये थोड़ा शॉर्ट है बट थोड़ा कंसेप्ट है, समझते हुए चलना, गलत मत करना। चलो नोट कर लो, मैं साइड में खड़ा हूं बेटा, नोट कर लो इसको। चलो सबके सब शाबाश, नोट करो।
when a certain metal was irradiated with light of frequency, वो बेटा frequency शॉर्ट में लिख दिया है, frequency 3.2 into 10 to the power कितना है 16 hertz. The photoelectron emitted had twice the kinetic energy as did photoelectron emitted when the same metal was irradiated with light of frequency. Okay, okay. चलो आप समझो, मुझे तो समझ में आ गया है. कैलकुलेट न्यू नॉट, बेटा ये वी नॉट नहीं है, ये वी का सिंबल बन गया, सिंबल बनाना नहीं आया, ये न्यू नॉट है. मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी. चलो शाबाश. सौरभ क्या पूछ रहा है बच्चा? सौरभ बिनू, सर मुझे डाउट है सर, कैसे पता लगाएंगे कौन सा इक्वेशन किस में लगाना है? आप इसकी बात कर रहे बेटा? बेटा तीनों इक्वेशन एक ही चीज है बेटा, एनर्जी के टर्म्स दिए तो एनर्जी का यूज करो बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म की बात हो रही तो फ्रीक्वेंसी का यूज कर लो, वेवलेंथ की बात हो रही वेवलेंथ का यूज करो. उसमें सोचते हैं कि आप तो ये सोचो कि अच्छा सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन लगानी है आपको, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन. अपने आप जैसे डेटा दिया होगा क्वेश्चन में बेटा, जैसे फ्रीक्वेंसी दिया है तो मजबूरी पड़ जाएगी कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू लिखना पड़ेगा. वेवलेंथ दिया है तो मजबूरी हो जाएगी कि एनर्जी की जगह एच सी बाई लेमडा लिखना पड़ेगा, तो अपने आप ही हो जाएगा बेटा. आप सब में पहले ही क्वेश्चन लगाओ. आर्यन गॉड ब्लेस यू, विजय गॉड ब्लेस यू. चलो चलो करो इसको, सोचना थोड़ा सा तरीके से करना बेटा. इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछ लो, बट करना आप ही को, मैं इसमें कुछ बताऊंगा नहीं अभी, मुझे इसका राइट आंसर चाहिए बेटा. फ्रीक्वेंसी के टर्म्स चल रहे हैं तो बेटर होगा फ्रीक्वेंसी वाला यूज करना इक्वेशन. और क्लास में बेटा रेगुलर आ जाए करो. क्या गुंजन बेटा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं? अच्छा देखो, नोट कर लिया आपने? क्या हो रहा है बेटा कि एक मेटल है, व्हेन अ सर्टेन मेटल, किसी मेटल को इरेडिएट का मतलब बेटा इस पर रेडिएशन गिराया जा रहा है. इरेडिएटेड का मतलब होता है कि उस मेटल के ऊपर रेडिएशन गिर रहे हैं, यानी वही आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है. रेडिएशन गिर रहे हैं कितने फ्रीक्वेंसी का? रेडिएशन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उस आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है 3.2 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज. तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड. सही बात है भाई, पूरी कहानी लिख दी हो उसने, नहीं भी लिखता हम समझ जाते कि उस रेडिएशन के टकराने से फोटो इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है. फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, मतलब फोटोन से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन ही बोल देते हैं लोग. अब इसमें कंडीशन ये बेटा कि इस फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक दूसरा जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या है, यहां पर जो है ट्वाइस है. ये देखो ट्वाइस दिया हुआ है, ट्वाइस मींस डबल है. अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कब एमिट हो रहा है? देखो, व्हेन द सेम मेटल वाज इरेडिएटेड विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 टू द पावर 16. इसने कहा है लास्ट लाइन में, थर्ड लाइन में बेटा, कि अगर उसी मेटल के ऊपर 2 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज का अगर रेडिएशन टकराएगा तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पहली कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, उन दोनों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन दिया हुआ है. पहले वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस है, डबल है. ये कंडीशन है. मेटल दोनों में एक ही यूज किया गया है, बट रेडिएशन दोनों के लिए अलग अलग यूज किया गया है. तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी मेटल की कितनी होगी. ठीक है, चलो गुंजन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया बेटा, अब ट्राई करो बच्चा इसको. अच्छा अजय बेटा, गॉड ब्लेस यू. सौरभ, ये कौन सा सौरभ है बेटा? आपका आंसर है 8 इंटू 10 टू द पावर 15. ओके,
पायल, गॉड ब्लेस यू बच्चा। मंथन का आंसर है 4.4 इंटू 10⁻16। ओके पायल बेटा, क्वेश्चन नोट तो कर बच्चा, नोट कर। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा कि दो अलग अलग टाइप के रेडिएशन किसी एक मेटल के ऊपर टकरा रहे हैं। पहला जो रेडिएशन टकरा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है भाई। दूसरा जो रेडिएशन टकरा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दी है और उससे भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है। अब दोनों में एक रिलेशन है बेटा। पहली कंडीशन का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का डबल है। ये कंडीशन लगाते हुए चलना है आपको। सौरभ बीनू बेटा, हिम्मत नहीं हारते बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना बेटा, लगे रहो। देखो समझो समझो, सोचो। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है बेटा, थोड़ा सा बढ़ा है बेटा, ऐसे डरना नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं, हिम्मत रखो बेटा। हो जाएगा हो जाएगा, सोचो कैसे करोगे। देखो हिंट दूं बेटा, दोनों कंडीशन के लिए आप इक्वेशन लगाओ। पहली कंडीशन पे इक्वेशन लगाओ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट अज्यूम कर लो कुछ। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों कंडीशन के लिए सेम रहेगी क्योंकि वही मेटल तो यूज किया जा रहा है। अरे किसी एक मेटल का वर्क फंक्शन थोड़ी ना कभी बदलता है। आपको लिखवाया था वर्क फंक्शन मेटल पे डिपेंड करता है, या वर्क फंक्शन के साथ साथ जो टर्म्स चलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए सेम रहते हैं। एक्सपेरिमेंट बदलने से कभी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती बेटा। तो दोनों एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन के निकलने के बेटा, उनमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम रखो, न्यू नॉट न्यू नॉट। बट आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। देखो आ जाएगा, ट्राई करो, बिल्कुल पक्का आ जाएगा। अच्छा मंथन, आंसर चेंज किया आपने, 8 इंटू 10⁻15। ओके तो बता दूं आंसर कितना है। बाकी लोग कर पा रहे हैं इसको बेटा या नहीं कर पा रहे, बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो बेटा, नहीं तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा। ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, बस बहुत हो गया सोचने के लिए, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था बेटा इसका। अभिषेक ने आंसर लिखा है 8 इंटू 10⁻15। सुरेंद्र गिरी ने आंसर लिखा है 0.8। ओके अच्छा मंथन, कोई नहीं। सो आंसर जो है एक सौरभ साहब हैं और मंथन का आंसर दोनों का करेक्ट है। आंसर अभिषेक ने भी आंसर करेक्ट दिया हुआ है। हाँ सौरभ बीनू बेटा, आंसर करा रहा हूं मैं, यस करा रहा हूं बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, सोल्यूशन निकाल ले बेटा। आरती ने भी हिम्मत हार गई बेटा, अरे ऐसा थोड़ी ना काम बनता है। देखो 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 देखो, मैं आपको सिंपल तरीके से अगर बोलता हूं मैं, ये हमारे पास एक मेटल है, ठीक है बेटा। अब यहां ध्यान दो, अब यहां ध्यान दो बेटा सबके सब। इस मेटल पर एक रेडिएशन आके टकरा रहा है, उस आने वाले रेडिएशन की इसने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इस इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, मान लो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी K1 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, K1 इज इक्वल टू आने वाले रेडिएशन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। यही तो होती है बेटा इक्वेशन, इक्वेशन तो एक ही है सब में। अच्छा आने वाले रेडिएशन की एनर्जी डायरेक्ट नहीं दी है, उसने फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया है, तो ये एनर्जी का मतलब है आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, मतलब एच न्यू करके लिखना पड़ेगा इसको, एच न्यू करके लिखना पड़ेगा। अच्छा हमें ई नॉट नहीं निकालना, उसने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो, यानी दोनों टर्म फ्रीक्वेंसी में यूज होंगे, तो ई नॉट की जगह भी लिख लो बेटा एच न्यू नॉट लिख लो, ठीक है। ये हो गया पहली काइनेटिक एनर्जी, पहली इक्वेशन होगी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। पहली फ्रीक्वेंसी इसको भी 1 कर दो, चलो बाद में वैल्यू रख देंगे, वैल्यू बाद में रख देंगे, अभी मैं पहली कंडीशन पहली इवेंट पे मैंने इक्वेशन बना दी। अब एक और रेडिएशन इस पर टकरा रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, अब एक दूसरा रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, ये रेडिएशन इसके ऊपर टकराया या फोटोन टकराया, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये नंबर 1 इलेक्ट्रॉन था, ये नंबर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब रेडिएशन का, आने वाले रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बदल दिया है, पहले वाले रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ν1 था, अब फ्रीक्वेंसी बदल दिया तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बदल जाएगी। इस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी K2 इज इक्वल टू H ν2
माइनस एच न्यू नॉट। सेकेंड क्वेश्चन हो गई। अरे बेटा न्यू नॉट थोड़ी ना बदलेगा, ये तो बोल रहा हूं मैं एक ही मेटल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं बच्चा, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन नहीं बदलता है। अब इन दोनों को सॉल्व करना था भाई, इतना ही तो था। और इतना इजी है नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना, कुछ भी नहीं है। वैल्यू रखो, देखो अभी फटाफट आंसर आ जाएगा। कितना कितना वैल्यू दिया। अच्छा इसमें आप कैसे करोगे भाई, रिलेशन क्या दिया कि पहली वाली काइनेटिक एनर्जी दूसरे का ट्वाइस है। देखो यहां पर पढ़ो, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसको। इलेक्ट्रॉन हैड ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी एज द नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन। पहले वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में डबल है, ट्वाइस है। तो ऐसा जब बोलता है बेटा कोई कि डबल है ट्रिपल है, तो इसका मतलब रेशियो की बात हो रही है, रेशियो की बात हो रही है, डिवीजन की बात हो रही है। डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड कर दो, कहानी खत्म, कहानी खत्म। इक्वेशन को इक्वेशन से डिवाइड कर दो दोनों को। ये लेफ्ट साइड बाय लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड बाय राइट हैंड साइड, बस सॉल्व करो, कहानी खत्म, कहानी खत्म बेटा। देखो पहली वाली काइनेटिक एनर्जी दूसरे का डबल है, मींस दूसरे से पहले को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा। अरे यही तो मतलब हुआ। अब यहां पर एच एच पूरा ऊपर नीचे सब कैंसिल हो जा रहा है बेटा, कॉमन करके कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई न्यू 2 माइनस न्यू नॉट। ये हो गया हमारे पास। अब न्यू 1 की वैल्यू दी है, पहला वाला फ्रीक्वेंसी दिया था, दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी भी दिया, इन दोनों की वैल्यू रख लो बेटा। कितनी कितनी दी थी, ऊपर चले गए भाई, कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी दी थी। पहली वाली फ्रीक्वेंसी दी थी 3.2 इंटू 10⁻16। और बेटा ये दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी दी है इसने 2 इंटू 10⁻16। कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, न्यू नॉट का वैल्यू निकाल लो। ये अब आप लोग के लिए असाइनमेंट है, इतना तो करो भाई। ऐसे थोड़ी ना इंजीनियर डॉक्टर बनने जा रहे हैं कि सर एक एक स्टेप समझा दो करके। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। न्यू नॉट की वैल्यू निकालना, तो न्यू नॉट यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, ये न्यू नॉट सॉल्व होके आएगा 8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, ट्राई कर लेना इसको। अब क्लियर हो गया बेटा सबको, ठीक है। ये चीज था बेटा। अब गलत बात है भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन का मैंने लेवल चेंज किया बेटा। आप लोग इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगे तो ऐसे कैसे काम बनेगा बेटा, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना तुम लोग, बड़ी गलत बात है भाई। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा। अब देखो क्वेश्चन तो मेरे पास भी वैसे हैं बहुत, और मैंने मटेरियल में भी दे रखा है, और आपको मैं बार बार बोलता हूं बेटा कोई भी बुक ले लो बच्चा, किसी भी बुक को सॉल्व करो बेटा, सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा ना बेटा। डेली के डेली जब 30-40 क्वेश्चन कम से कम करोगे, जो टॉपिक चल रहा है बेटा, तब बात बन पाएगी। ऐसे नहीं बात बनेगी कि सर मुझसे कैलकुलेशन नहीं हो पाता, सर मुझसे जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। बेटा समझ में किसी को नहीं आता, हर कोई प्रैक्टिस से ही जिंदगी में आगे बढ़ता है बेटा। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता बेटा। ये सब फालतू है जो ऐसा बोलते हैं कि आओ मैं 1 महीने में आपको डॉक्टर इंजीनियर बना दूंगा। ऐसे बहुत चैनल चल रहे हैं बेटा। मैं देख रहा था कुछ अभी, बड़ा हंसी आई मुझे देखकर कि 30 डेज में जेई का कोर्स पूरा करे, ऐसे ऐसे भी हैं बेटा। बेटा ऐसा नहीं होता कभी भी, पूरा साल अच्छे से मेहनत करो बेटा, तब उसके बाद जो है जिंदगी की जंग जीती जाती है बेटा। कभी भी ये 1 महीने 2 महीने में किसी से कुछ चमत्कार नहीं हो सकता बेटा। मेहनत करो बेटा, ऐसे काम नहीं बनेगा। देखो मुझे डिसअपॉइंट करोगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा बेटा। हाँ गलती फाइंड करो। देखो देखो गुंजन ने अपनी फॉल्ट बताया कि सर मैंने ट्वाइस नहीं किया था, अच्छा डायरेक्ट इक्वल कर दिया था, चलो कोई बात नहीं, बट कंसेप्ट कुछ तो समझ में आया बेटा, ये अच्छी बात होती। अपने आप को ना एनालिसिस करना, देखो कि मुझे कौन से पॉइंट पे कहां प्रॉब्लम कहां पर आ रही थी। ये नहीं कि क्वेश्चन देखकर ही डर गए कि अरे नहीं नहीं हो पाएगा करके, हिम्मत नहीं हारनी बेटा। ठीक है चलो अच्छी बात है, चलो आगे करेंगे सबके सब। अब अभी फिलहाल अब इसको स्टॉप करते हैं बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं 2 स्पेशल पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं बच्चा, सुनो मेरी बात बेटा ध्यान से। इन पॉइंट्स को चाहे तो नोट बना के लिखेंगे हम लोग। देखो पहला क्या ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने दिया, अब सुनो यार आप क्या लिख रहे हो, मेरी तरफ देखो, यहां पर इधर देखो, लिखना कुछ नहीं है अभी। पहला ऑब्जर्वेशन क्या लिया साइंटिस्ट ने बेटा, कि जो आने वाला रेडिएशन था, जो रेडिएशन टकरा रहा था मेटल सरफेस के ऊपर, जब उसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने चेंज करी,
तो उन्होंने देखा कि जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी या उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से वेलोसिटी बढ़ गई। ऑब्वियसली बात है, देखो फॉर्मूले से इक्वेशन से भी पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, आने वाले रेडिएशन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, और आने वाले रेडिएशन की एनर्जी को हम क्या लिख रहे हैं, एच न्यू लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का टर्म लिख रहे हैं। यानी अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे, इसका मतलब आपने एनर्जी को बढ़ा दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी या इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। अरे काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv स्क्वायर ही तो होता है ना बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो स्पीड बढ़ गई, एक ही बात है। या एनर्जी को बढ़ाने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, ऐसे याद रखना बेटा। सो पहला ऑब्जर्वेशन उनको ये मिला कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन टकरा रहा है तो उससे ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन टकरा रहा है तो ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, या बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड वेलोसिटी ज्यादा हो रही है। चलो लिखेंगे इस बात को, पहला पॉइंट लिखेंगे सबके सब बेटा, नोट बनाए, नोट बनाए, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सबके सब, ऑन इंक्रीजिंग, लिखो लिखो, लिखना है बेटा, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑन इंक्रीजिंग frequency of incident radiation, कॉमा काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना। जैसे कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया कि भाई बताओ कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है, तो किस बात पर डिपेंड करेगी, जो रेडिएशन टकरा रहा है मेटल के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी या उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। अब बेटा फ्रीक्वेंसी का उल्टा वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में एनर्जी होती है, वो एक ही चीजें होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी से वेलोसिटी चेंज होती है। अब वो कितनी भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डाल लेते हैं, साइंटिस्ट के सामने प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी थी, वेलोसिटी नहीं, क्वांटिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होके ही नहीं दे रहे थे। बोले यार हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डाल रहे हैं तब भी इलेक्ट्रॉन उतने ही निकल रहे हैं, मैं कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डाल रहा हूं तब भी इलेक्ट्रॉन उतने ही निकल रहे हैं। वो बात अलग है कि जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन स्पीड से बाहर निकल रहे हैं, कम फ्रीक्वेंसी का डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी कम हो जा रही है। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पहले निकल रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बाद में निकल रहे हैं। तो बड़ा दिमाग खराब हुआ साइंटिस्ट का कि यार रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बस हमारे हाथ में है, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, वेवलेंथ को चेंज करें, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है पर सेकंड वो चेंज ही नहीं हो रहा है। अब बड़ा सरप्राइजिंगली उन्होंने क्या देखा बेटा कि उन्होंने फिर अब सोर्स बदल के देखा लाइट का, एक दूसरा सोर्स लिया जिसकी इंटेंसिटी कुछ और थी। इंटेंसिटी समझते हो, नहीं समझते? अरे सिंपल वे में बेटा, इतने कॉम्प्लिकेट क्यों समझते हो? साइंस बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज है बेटा। इंटेंस बोलते हो ना, अरे मुझे लाइट बड़ी इंटेंस लग रही, आंखों में चुभ रही है, मेरे बहुत ज्यादा शाइन कर रही है। अरे ये बल्ब आज बहुत डिम हो रहा है भाई, तो बल्ब डिम हो रहा है इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी कम है, डाउन है। बल्ब बहुत ज्यादा रोशनी दे रहा है, बहुत लाइट दे रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा इंटेंस है। समझ में आ गया इंटेंस का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेट मत लिया करो किसी चीज को बेटा। सो जब ज्यादा इंटेंसिटी का उन्होंने लाइट यूज किया तो देखा यार अचानक से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा हो गए। पहले सपोज 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे तो अब 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, और इंटेंसिटी बढ़ाई, 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बाहर निकलने लगे। सो बोले कि ओके, कि जो हो क्या रहा है कि इसका मतलब जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं आ रही है, एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली आ रही है, एनर्जी पार्टिकल की फॉर्म में आ रही है। मैं जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो मेरे इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि जो सोर्स है उससे पार्टिकल्स ज्यादा निकल रहे हैं। कौन से पार्टिकल? लाइट सोर्स कौन से पार्टिकल निकालेगा? फोटॉन्स, क्वांटा। तो उससे ज्यादा क्वांटा निकल रहे हैं, और जितने ज्यादा क्वांटा टकरा रहे हैं उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं।
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक फोटोन के टकराने से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो अगर 10 फोटोन टकराएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 50 फोटोन टकराएंगे एक सेकंड में तो 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यहीं से प्रूफ हुआ कि इसका मतलब रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी है वो पार्टिकल की फॉर्म में है। जितने पार्टिकल टकरा रहे हैं, जितने ज्यादा पार्टिकल टकरा रहे हैं, अल्टीमेटली उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल रहे हैं। यहीं से प्रूफ हुआ था पार्टिकल बिहेवियर। सेकंड पॉइंट लिखेंगे सबके सब। अरे लिखो लिखो, लिख तो लो पहले, लिखो लिखो, अभी फिर समझा दूंगा। लिखो, सेकंड पॉइंट लिखेंगे सबके सब। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी of incident radiation, intensity of incident radiation, increasing intensity of incident radiation, comma, number of electrons ejected out, number of electrons, number of electrons ejected out per second, number of electrons ejected out per second increases। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कौन कर रहा है? बोले कि इंटेंसिटी कंट्रोल करिए। बोले इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी के अंदर रेडिएशन है। इसका मतलब रेडिएशन में एनर्जी है, और एनर्जी जो है इसका मतलब पार्टिकल से कंट्रोल हो रही है। जितने ज्यादा पार्टिकल एक सेकंड में बाहर निकल रहे हैं, मेटल पे टकरा रहे हैं, उतने ज्यादा एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो इस इंटेंसिटी का मतलब लिख लो बेटा, लिखो ब्रैकेट में, लिखो यहां पर, ब्रैकेट में लिखो यहां पर जो इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड स्ट्राइकिंग ऑन मेटल सरफेस, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड स्ट्राइकिंग ऑन मेटल सरफेस। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड स्ट्राइकिंग ऑन मेटल सरफेस, ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो यहीं से पार्टिकल बिहेवियर पता चला। अगर इंटेंसिटी में कंटीन्यूअस एनर्जी होती, मान लो अगर कंटीन्यूअस एनर्जी सप्लाई कर रहा होता, तो जो ऊपर वाला पॉइंट था नोट का फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाने चाहिए थे। देखा, ये इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही नहीं, हम रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ ही नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन का बस स्पीड बढ़ रहा है। अचानक से जब इंटेंसिटी चेंज करके देखी तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इसका मतलब बोले इंटेंसिटी का मतलब ये है कि भाई इसमें जो है नंबर ऑफ फोटॉन से, कुछ पार्टिकल से। अब वो बात ठीक है, हमने पहले थ्योरी पढ़ ली तो मैं उसको बार बार फोटॉन्स बोल रहा हूं। साइंटिस्ट आपस में ऐसी बात कर रहे थे कि यार इसका मतलब एनर्जी के पार्टिकल से, एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है। अगर एनर्जी कंटिन्यूअस होती तो पहले ही पॉइंट से इसको कंट्रोल हो जाना चाहिए था। बोले एनर्जी पार्टिकल के फॉर्म में आ रही, एक पार्टिकल गिर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, 5 पार्टिकल गिर रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 10 पार्टिकल 10 फोटोन गिर रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। यहां से पार्टिकल बिहेवियर प्रूफ हुआ था बेटा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको बाद में आराम से सोचना। ठीक है, आराम से सोचना बेटा, ज्यादा टाइम मत लगाओ इस पे, आराम से सोचना है इस चीज को। दोनों नोट के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना इस चीज को बेटा, कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अभी तुम एग्जाम में गलत मत कर देना यार। देखो, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है या जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे। बेटा ये फ्रीक्वेंसी और ये वेलोसिटी लिखा है मैंने, अच्छा वेलोसिटी हटा दो, स्पीड ही लिख देता हूं यार, दोनों सिंबल एक जैसे हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड या काइनेटिक एनर्जी है वो आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जो बाहर आ रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, इंटेंसिटी पे। अब कुछ लोगों को फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी सुनने में एक जैसा लगता है, एग्जाम में दिमाग खराब होता है। फ्रीक्वेंसी भी वही लगती है, इंटेंसिटी भी वही लगती है। अरे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड,
बताया था, ये तो सिंपल सी बात है बेटा। और इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ वेव नहीं है, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। इंटेंसिटी है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ क्वांटा, जो भी कहा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो सोर्स से बाहर निकल के मेटल पर टकरा रहे हैं, ये चीज है बेटा। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। बहुत स्टूडेंट इसमें बड़ी गलती करके आते हैं भाई, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूं, बेटा समझ लो इस चीज को क्या चीज है। लिख लो एक बार ऐसा, फिर से लिख लो, कोई बात नहीं, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा फिर से लिख लो इसको, फिर से लिख लो इसको ऐसे शॉर्ट पे बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। सौरभ बीनू क्या पूछ रहा है बेटा, वेवलेंथ क्या होता है? अरे बच्चा, तू पहले के लेक्चर में नहीं आया था कि बेटा वेव, वेव की जो लेंथ थी, बताया था दो सिमिलर पॉइंट्स के बीच का जो लेंथ होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। अच्छा, ऐप डाउनलोड होने की बात हो रही है, मल्टी बात क्या नाम था बेटा आपका, मैं भूल गया, ऊपर डाउनलोडेड, अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। हाँ गुंजन, यस यस, ल्यूमिनस जो है इंटेंसिटी की यूनिट, यस 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 यस, कैंडेला, यस यस यस। कौशिकी पूछ रही है क्या बेटा, इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या सन रेज पर अप्लाई? बिल्कुल बेटा, सन रेडिएशंस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, बल्ब से निकलने वाले रेडिएशंस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ट्यूबलाइट से भी निकलने वाले रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। हाँ, इनकी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है। आपने सुना होगा ना, रेडियो वेव्स सुना होगा, माइक्रोवेव्स सुना होगा, एक्स रेज सुना होगा, गामा रेज सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो, अल्ट्रावायलेट रेज सुना होगा, विजिबल रेडिएशन सुना होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन सुना होगा। सनलाइट में तो लगभग लगभग सारे रेडिएशंस होते हैं। बाकी जो अलग अलग सोर्स है वो अलग अलग टाइप के रेडिएशन से रिलीज करते हैं बेटा। तो ये अलग अलग टाइप के रेडिएशन हैं, बट ये सब के सब लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा जाता है, बस इनकी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग, फ्रीक्वेंसी अलग होगी बेटा तो इनका वेवलेंथ भी अलग अलग होगा। सौरभ बीनू क्या पूछा है, सर हम इलेक्ट्रॉन को ही क्वांटा, नहीं बच्चा, नहीं 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 बेटा, क्वांटम अलग चीज हो गया बेटा, क्वांटम जो है एनर्जी के पार्टिकल्स हो गए बेटा, और इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर के पार्टिकल्स है बच्चा, अलग चीज है बेटा, अलग चीज है। क्वांटम जो एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन जो है आपके जो है मास वाले पार्टिकल्स है, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहे हैं बेटा, दोनों अलग अलग चीज है बेटा, दोनों को पार्टिकल समझ के एक मत करो बेटा। शिवेन क्या कह रहा है कि सर प्रीवियस प्लेलिस्ट वाले वीडियोस अब ऐप में नहीं मिलेंगे? अरे बच्चे, मैंने कई बार बोल दिया बेटा, सुनो आप लोग को फिर से मैं एक बात बता दूं, आज पूरे दिन भर पता नहीं कितने बच्चों के मैसेज आ गए, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा सुनो मेरी एक बात, मैंने बेटा यूट्यूब से क्या किया है कि जो वीडियो थे बेटा मेरे चैनल के ना, वो वीडियो को ऐप में ट्रांसफर कर दिया बेटा। अल्टीमेटली करना तो था ही बेटा मुझे अपने सिस्टम पे ट्रांसफर। यूट्यूब पे कब तक हम वीडियो रखते हैं बेटा जी, ऐसे ओपन बिल्कुल बेटा। तो मैंने अपने जो वीडियो थे, जितने मैंने अब तक पढ़ाए थे, लेक्चर्स लिए थे बेटा, वो जाए पिछले साल की जो क्लासेस हुई थी या इस साल की आपकी जो क्लासेस हो रही 11th और 12th के जो लाइव लेक्चर्स थे, लाइव वाले लेक्चर्स, कुछ कॉमन वीडियो हैं वो तो ऐसे रखे हुए हैं, उनको अपने ऐप में ट्रांसफर कर दिया बेटा, यूट्यूब से हटा दिया मैंने। कभी कहीं ऐसा होता है ना बेटा, यूट्यूब वगैरह चैनल पे कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए वो अपने आप में कहीं स्टोर करके तो रखना ही था उसको। तो ऐप मेरी एक तरह से डिवाइस है बेटा, जैसे आप अपनी डिवाइस में अपनी बातें स्टोर करते हो, मैंने ऐप में उसको ट्रांसफर कर दिया बेटा। लेक्चर अपनी जगह पर है भाई। पूछ रहे थे कितने बच्चों के आज मैसेज आ गया, अरे सर लेक्चर मेरे में ग्रुप में भेजा भी, क्लास में बता रहा हूं बेटा, यूट्यूब लेक्चर अपनी जगह पे चलता रहेगा, 8:30 पे चलेगा, शार्प 8:30 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्लास में आया करो। हाँ, पता किन बच्चों को परेशानी हो रही थी? आप लोग को नहीं, आप लोग तो बड़े अच्छे बच्चे, सबके सब टाइम पे आते हो, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे इसमें जितने भी हैं सब टाइम पे आते हैं। जो आते नहीं है सोचते आराम से अच्छा फिर कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, उनको परेशानी हो रही है। अरे तो लाइव क्लास में आओ ना, लाइव क्लास में आओ, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली, अब रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी तो ऐप में जाओ, ऐप में वहां पर एक कोर्स मैंने बना दिया है रिकॉर्डेड लेक्चर्स करके, उस कोर्स को ले लो बेटा, वहां जाकर रिकॉर्डिंग मिलेगी।
बेटा मुझे भी तो ऐप वगैरह मेंटेन करना होता है ना बेटा, उसके भी तो मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह होते हैं बेटा। मेरी भी बात समझो आप चीज जो है, मैं सिर्फ पढ़ाने का काम तो फ्री में कर सकता हूँ बेटा, हर चीज कैसे फ्री में कर दूं बेटा। तो वो ऐप में ट्रांसफर हो गया, ऐप में पड़े हुए हैं, आप लोग जाके जिसको भी पुराने वीडियोस वगैरह चाहिए, और वो पुराने नहीं है, अपडेटेड होते जाएंगे। जैसे पिछले साल अगर आज के टॉपिक पर कोई लेक्चर हुआ होगा तो वो लेक्चर आज के लेक्चर से रिप्लेस हो जाएगा, उसमें एकदम फ्रेश है बिल्कुल, वो अपडेटेड है पूरे के पूरे। तो उसको ले लो जिसको लेना है बेटा, ठीक है, ये चीज है बेटा। तो बेटा ऐप में मिल जाएगा, ऐप में नाम है रिकॉर्डेड लेक्चर्स करके, रिकॉर्डेड लेक्चर्स करके एक आपको कोर्स मिलेगा। कोर्स में जाना बच्चा, वो आपको लेफ्ट में मेन्यू कॉलम को टिक करना, उतना तो पता ही होगा, आप लोग मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हो, पता नहीं कितने कितने ऐप देखते रहते हो भेजे। उसमें जाके कोर्सेस में जाना है, कोर्सेस को जैसे क्लिक करोगे बेटा तो कोर्सेस में सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तीन टाइप के कोर्सेस है बेटा। एक तो है ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स है, जो मेरे रेगुलर क्लासेस होती है, उसको मैं वेब प्रीमियम बोलता हूं। दूसरा ई स्टडी मटेरियल का कोर्स है, ई स्टडी मटेरियल का कोर्स है। और तीसरा है रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स है। तीन कोर्स हैं बस मेरे पास बेटा। वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाले कोर्स में जाके देख लो आप। 11th जेई का अलग होगा, 11th का अलग होगा, 12th का अलग होगा। जेई और नीट तो कंबाइंड है, 11th का अलग होगा, 12th का अलग होगा बेटा, ठीक है। सौरभ बीनू बेटा, इन पर क्वेश्चन से बेटा, जो चीज पढ़ा रहा हूं बेटा ऐसी क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसी कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। और थ्योरी की बातें मैं जितनी डीप बता रहा हूं बेटा, थ्योरी की एक एक बातें आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है। अच्छा कौश की क्या करिए, विबग्योर में फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है? वॉलेट कलर की बेटा। ये फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं कौश की। वॉलेट, इंडिगो, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज, उससे कम रेड। कौश की आपको आंसर मिल गया बेटा, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा इनका। लॉगिन नहीं हो पा रहा अभिषेक बच्चा, लॉगिन हो जाएगा। अपने ईमेल को वेरीफाई करो, आपने ईमेल वेरीफाई नहीं किया होगा बेटा। सुशांत बेटा मैंने बता दिया कि YouTube पे अब कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है ऐप में मिलेंगे। हाँ क्लास बेटा हमेशा फ्री रहेगी बच्चा, क्लास YouTube पे ये होगी। टाइम ठीक है कभी ऊपर नीचे हो जाता है, हम लोग चेंज कर देते हैं, अभी तो 8:30 का टाइम चल रहा है बेटा। हाँ चलो 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 चलो, हाँ सही बात है मंथन, देखो बीच में कहा हम डाइवर्ट हो जाते हैं। हम बाद में बात करते हैं यार, थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ने की बात कर लो जरा। अच्छा ये दो पॉइंट्स थे बेटा मुझे बताने थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब पूरा हो गया बेटा। मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा बहुत डीप में बताया है। अब या तुम नाक मत कटाना कहीं पर जो कुछ क्वेश्चन आ जाए तो नहीं कर पाओ, गलत बात, मुझे बहुत दुख होगा बेटा इस बात का, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं बेटा। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम कहां पर आई थी आपको याद होगा बेटा, हम मॉडल से डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैसेज करना बंद करो, अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है, अभी बाद में बात करते हैं। पहले मेरी बात पर सुनो बेटा, टॉपिक पर वापस आ जाओ बेटा। हम स्टार्टिंग से मॉडल्स पढ़ रहे थे, जैसे हमने पहले थॉमसन मॉडल पढ़ा था, फिर रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था बेटा। रदरफोर्ड मॉडल के दो ड्रॉबैक आ गए थे, जिसमें बीच में आ गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट। अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैंने इतना डिटेल में बता दिया कि अब आज के बाद कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके सामने बोले तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए अरे क्या चीज बोल दिया इसने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैंने पहले थोड़ा सा पढ़ाया, उसके बाद उसके ड्यूअल नेचर को समझाया, वेव नेचर को समझाया, पार्टिकल नेचर को हमने समझा बेटा। अब दूसरा जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का याद है आपको, क्या था बोलो जल्दी से। एटॉमिक स्पेक्ट्रा को वो नहीं समझा पा रहे थे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बीच में आ गया था। तो मैंने कहा था अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी मुझे बताना पड़ेगा। उसके बाद हम वापस मॉडल के सीक्वेंसेस पे आ जाएंगे बेटा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा एक आइडिया लेने जा रहे हैं कि भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। सो सबके सब बेटा हेडिंग देंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हेडिंग देंगे। अब नई हेडिंग है बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अरे लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम एक ही चीज है। अब सुनो जरा यहां पर,
तुम्हें कौन सा स्पेक्ट्रम पता है? मैंने थोड़ा सा रदरफोर्ड में भी समझाया था। सन स्पेक्ट्रम तो देखा है ना सबने। विबग्योर अभी कौशिकी पूछ भी रही थी उसके बारे में। सन स्पेक्ट्रम के बारे में आपने क्या क्या जाना है, क्या ऑब्जर्व किया है? सबने प्रैक्टिकली भी कहीं ना कहीं देखा होगा कि जब जैसी रेन वगैरह थोड़ा सा पार्शियली स्टॉप हो जाते तो कभी कभी एक बहुत बड़ा सा विबग्योर रेनबो टाइप का बन जाता है, या नहीं तो अदरवाइज नॉर्मल लाइट रेडिएशंस को अगर आप किसी भी ग्लास प्रिज्म से पास कराएं तो 7 कलर में जो है डिवाइड हो जाती है बेटा। विबग्योर पैटर्न कहते हैं। सो जो विबग्योर पैटर्न होता है, थोड़ी के लिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम, रुको रुको यहां पर देखो जरा, मैं सन के स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं। सन स्पेक्ट्रा से मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को कंपेयर करा रहा हूं। देखो बेटा, सन के अंदर जो स्पेक्ट्रम होता है ना, ये 7 कलर से मिलकर बना होता है। 7 कलर से। जैसे आप देखते हैं कि भाई कुछ डिस्टेंस तक इसमें पहले क्या होता है, कुछ एरिया तक वॉयलेट कलर आता है, वॉयलेट कलर हो गया। उसके बाद फिर इंडिगो कलर स्टार्ट हो जाता है, इसमें इंडिगो कलर हो गया। उसके बाद फिर अल्टीमेटली ब्लू कलर स्टार्ट हो जाता है। जैसे इंडिगो खत्म होता है ब्लू स्टार्ट हो जाता है, ब्लू हल्का होना शुरू होता है तो अल्टीमेटली ग्रीन हो जाता है, फिर येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरीके से आपने देखा बेटा टोटल 7 कलर बैंड्स होते हैं इसमें। 7 कलर बैंड्स होते हैं इसमें। इसमें जैसे कलर बैंड्स होते हैं, एटम के जो स्पेक्ट्रम होता है, एटम का मतलब बेटा एटम बोला जाता है सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम। जितने भी सब्सटेंसेस हैं आपके सामने दुनिया में बेटा, उनमें से किसी का भी स्पेक्ट्रम बना सकते हो। सोडियम का स्पेक्ट्रम बना सकते हो, कैल्शियम का स्पेक्ट्रम बना सकते हो, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना सकते हो, नाइट्रोजन का स्पेक्ट्रम बना सकते हो। तो बोला एटम जाता है बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली सब्सटेंस के अंदर एटम्स होते हैं, तो लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोल देते हैं। अब ये मत समझना कि सर एक एटम को पकड़ के स्पेक्ट्रम बनाना है। कुछ लोगों को ये लगता है, नहीं बेटा, एक एटम को कहां से पकड़ पाओगे, इतनी छोटी सी चीज है बेटा। पकड़ोगे तो पूरे के पूरे सब्सटेंस को पकड़ोगे। अब कैसे होगा वो छोड़ो, पहले सुनो, पहले ओवरव्यू समझो, इसको ओवरव्यू समझो। एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है बेटा, उसमें क्या होता है बेटा, लाइंस होती हैं। इसमें कलर नहीं होते, इसमें लाइंस होती हैं। इसमें कलर बैंड, इसको मैं कलर बैंड्स बोलूंगा, कलर बैंड्स। जैसे ये एक कलर बैंड हो गया, दूसरा ये कलर बैंड हो गया। इसमें कलर के बैंड्स नहीं होते, लाइंस होती है, शाइनिंग लाइंस होती हैं, ब्राइट लाइंस होती है। लाइन में कलर हो भी सकता है, कोई रेड कलर की लाइन है, कोई येलो कलर की लाइन है, कोई व्हाइट कलर की ब्राइट लाइन है, लेकिन जितनी भी होती है, रेड हो येलो हो, लेकिन वो बड़ी ब्राइट कलर की अच्छी खासी लाइंस होती है। तो इसमें लाइंस होती है, एक लाइन मिल गई, दूसरी लाइन मिल गई, फिर तीसरी लाइन मिल गई, चौथी लाइन मिल गई, इसमें लाइंस होती है। पहला डिफरेंस समझ पाए, इसमें कलर बैंड्स होते हैं, इसमें लाइंस होती है, शाइनिंग लाइंस होती हैं, शार्प लाइंस होती है। दूसरा डिफरेंस समझो बेटा, इसमें जो कलर बैंड्स हैं ये एक दूसरे में मर्ज हो रहे होते हैं। मर्ज का मतलब क्या है, कभी भी आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि वॉयलेट कलर जब खत्म हो गया तो उसके बाद कुछ गैप मिला फिर इंडिगो स्टार्ट हुआ। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई यहां से यहां तक वॉयलेट कलर है और उसके बाद जो है कुछ एरिया तक कुछ भी नहीं, खाली, और उसके बाद यहां से इतने में इंडिगो मिल गया, इतने में इंडिगो मिल गया, इतने में वॉयलेट कलर मिल गया, अब बीच का पोर्शन खाली है। ऐसा नहीं होता। आपको पता भी नहीं चलता है कि वॉयलेट कब खत्म हो गया, इंडिगो कब स्टार्ट हो गया, इंडिगो कब खत्म हो गया, ब्लू कब स्टार्ट हो गया। यानी कलर्स जो आसपास के पड़ोसी कलर से, नेबरिंग कलर्स, एडजेसेंट कलर्स से, वो एक दूसरे में ऐसे मर्ज हो रहे होते हैं, मिक्स हो रहा था, मिक्स मैच हो रहा होता है। तो बीच में कुछ गैप नहीं होता है, नो गैप, नो गैप। तो इसलिए बेटा इसके स्पेक्ट्रम को कहा जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सन के स्पेक्ट्रम को कहा जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन इसके जब हम इसकी बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, तो इसकी जो लाइंस होती है वो एक दूसरे में मर्ज नहीं हो रही थी, मिक्स मैच नहीं कि एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन पांचवी लाइन, नहीं, लाइन के बीच में यहां पर गैप होता है, गैप होता है, लाइंस के बीच में गैप होता है। तो ये एक के बाद एक कंटिन्यूअस नहीं होती, इसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है। आपको ये दो डिफरेंसेस समझ में आए? पहले मैंने खाली ओवरव्यू दिया है, अभी डिटेल नहीं समझा है। ओवरव्यू समझो, समझने का तरीका होता है बेटा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं हमेशा, आपको पता है। सन का स्पेक्ट्रम जो है कलर से मिलकर बना होता है, कलर बैंड से मिलकर बना होता है।
एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन से मिलकर बना होता है। सन के स्पेक्ट्रम को कहते हैं कलर स्पेक्ट्रा, और एटम के स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। अब सन के स्पेक्ट्रम में कलर एक दूसरे में मर्ज हो रहे होते हैं, गैप नहीं होता, ये कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है बेटा, इसमें लाइंस, दो लाइंस के बीच में गैप होता है, कुछ स्पेस होता है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं। पहले चलो यहीं से कहानी की शुरुआत करेंगे। चलो सबके सब जो है जरा डिफरेंसेस लिखेंगे। पहले एक काम करो, दो कॉलम बनाओ, जो दो तीन डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, दो ही डिफरेंस है, थोड़ा सा दो कॉलम बनाओ, दो कॉलम बनाओ। अरे ऐसे कॉलम, कॉलम की बात कर रहा हूं, गधों वाली बात करते हो। कॉलम बनाओ, एक कॉलम के ऊपर लिखो सन स्पेक्ट्रा, लिखो सन स्पेक्ट्रा, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ बेटा सन स्पेक्ट्रा लिखो। दूसरे कॉलम के ऊपर लिखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, सन स्पेक्ट्रा लिखा, दूसरे कॉलम के ऊपर लिखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेटा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब सीधे सीधे पॉइंट लिखो, डायग्राम क्या बनाना है, सन स्पेक्ट्रम सबको पता है, डायग्राम बना के क्या करोगे। लिखो नंबर 1 पॉइंट लिखो सन स्पेक्ट्रम में, इट कंसिस्टिंग ऑफ, लिखो लिखो पहले कॉलम में, इट कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स बैंड, इट कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स बैंड। दूसरे कॉलम में आ जाओ, दूसरे कॉलम में आ जाओ एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, लिखो इट कंसिस्टिंग ऑफ, लिखो लिखो इट कंसिस्टिंग ऑफ शार्प लाइंस, इट कंसिस्टिंग ऑफ शार्प लाइंस। लिखा, लिखा बेटा। चलो सेकेंड पॉइंट, फिर से फर्स्ट कॉलम पे आ जाओ, फर्स्ट कॉलम में सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, क्या, कौन सा वाला लिखेंगे, ये कंटिन्यूअस वाला लिखना पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, कलर बैंड्स, कलर बैंड्स आर मर्जिंग इनटू ईच अदर, मर्जिंग इनटू ईच अदर, मर्ज हो रहे होते हैं, कलर बैंड्स आर मर्जिंग इनटू ईच अदर, मतलब सारे नहीं हो रहे होते, कहने का मतलब कंसेक्यूटिव कलर्स, कंसेक्यूटिव वर्ड्स में भूल गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं था, सब समझ में आ रहा है, ठीक है, इतनी इंग्लिश कोई ध्यान नहीं देता। consecutive colors are merging into each other, that means they are continuous, लिखो they are continuous, that means they are continuous, hence it is called as, लिखते रहो बेटा, hence it is called as continuous spectra, continuous spectra। तो जो सन का स्पेक्ट्रा होता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है, इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को अंडरलाइन करो, करा। राइट कॉलम में भी पूरा करो, राइट कॉलम में सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, सेकंड पॉइंट लिखो, there is a gap, लिखो there is a gap between two consecutive lines, there is a gap between two consecutive lines, hence it is called as, hence it is called as discontinuous spectra, discontinuous spectra। लिखा बेटा, इट इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को अंडरलाइन करो, मेन पॉइंट है बेटा, मेन पॉइंट है। इसी चक्कर में तो रदरफोर्ड साहब बेचारे चले गए काम से भाई, उनको ऑब्जेक्शन उठा दिया कि बताओ तो डिसकंटिन्यूटी क्यों होती है, सन के जैसा कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब देखो बेटा क्या होता है कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, अब आगे हम इसके डिटेल में जाने वाले, डिटेल का मतलब जितना सिलेबस में, ठीक है बच्चे, अभी मैं इसका खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, आगे चल के जो नेक्स्ट मॉडल आएगा ना बेटा, उससे मैं पूरा स्पेक्ट्रम बाद में फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आपको स्पेक्ट्रम पता हो जाए, ताकि अब मैं अचानक से कहीं लिखूं एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो फिर ये नहीं सर क्या होता है, सर एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है,
अरे पता तो हो जाए पहले तुमको। सो बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ध्यान सुनो बेटा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो टाइप से बना सकते हो, या कह सकते हो दो टाइप का होता है। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब बेटा आज पूरा नहीं हो पाएगा, ये टॉपिक जो इनकम्प्लीट रह गया बेटा, हम नेक्स्ट लेक्चर मतलब जो वेंसडे को लेक्चर होगा अपना, उसमें हम इसी दो टाइप के एटॉमिक स्पेक्ट्रा का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्लास ड्रॉप मत करना, पहले बोल दे रहा हूं। जितने भी बच्चे आप आ रहे हो बेटा, बहुत अच्छी बात है बेटा, आप सब देख लेना आप सबकी रैंक, और जो क्लास नहीं अटेंड कर रहे उनकी रैंक में कितना डिफरेंस आता है, पक्का देख लेना बेटा, लिख कर दे सकता हूं मैं इस बात को। आप सब के सब बस मेहनत करते रहो, हिम्मत बांध के रखना बेटा। ये नहीं कि सर नहीं हो पा रहा, बेटा नहीं, पक्का होगा, हिम्मत बांध के रखो मेरे बच्चों, देखना कि आप बहुत अच्छे रैंक से पास हो गए बेटा। चलो ठीक है। सो बेटा वेंसडे को हम आगे लेके चलेंगे। अच्छा आप लोग पता नहीं क्या क्या यार मैसेज करते रहते हो बीच में। अच्छा मेरी बातें लिखते रहते, नैना लिख रही थी कंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है ठीक है, किसी ने कुछ पूछा तो नहीं है बेटा? हाँ सक्षम क्या पूछ रहा है बेटा? सर आपने बताया नहीं, प्लीज मेरे कोचिंग का डाउट सॉल्व कर दीजिए 2 मिनट का ब्रेक में। क्या बेटा क्या डाउट है बच्चा, तेरा क्या डाउट है बेटा? मुझे याद नहीं रहा कौन सा डाउट है बेटा, कहीं मैसेज ऊपर नीचे हो गया बेटा? सॉरी बेटा मैं मैसेज नहीं देख पाया हूँ या मुझे याद नहीं आ रहा। सक्षम बेटा फिर से पूछ ले बेटा, क्या पूछ रहा है तू? कौशिकी काश हम आपसे ऑफलाइन पढ़ जाते। अरे बेटा ऑफलाइन से अच्छा पढ़ाऊंगा, क्यों फील करता हूं ऑनलाइन है? आपके मेरे बीच में कैमरा है या लैपटॉप है, मोबाइल है, बस वो आप क्यों पता लगा रहे हो मोबाइल? आप सोचो मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूं, कभी भी फील नहीं होगा बेटा, कभी भी फील नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़े बेटा। वैसे अच्छी बात है कभी ऑफलाइन होता है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा आप ऑनलाइन पढ़ो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है। अच्छा गुंजन, देर इज गैप बिटवीन टू लाइन्स, ये क्या बोला था सर ने? हाँ बेटा। अच्छा कुछ मिस हो गया बच्चा आपका? हाँ मैंने बोला था देर इज गैप बिटवीन टू कंजिक्यूटिव लाइन्स, कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स, कंजिक्यूटिव का मतलब आसपास की जो लाइन्स होती हैं, जो पड़ोसी लाइन्स होती हैं, कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स से। नैना क्या पूछे सर ये लाइन स्पेक्ट्रम भी कलर्ड ही होता है क्या? बेटा लाइन स्पेक्ट्रम मतलब कलर किसी किसी लाइन में हो भी सकता है, लाइंस जो है व्हाइट भी हो सकती हैं बेटा, कुछ कलर वगैरह भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कौन से रीजन में बन रही है। विजिबल रीजन में है तो कुछ कलर्स भी देखने को मिलेंगे कभी कभी, मतलब उनको शार्प वर्ड बोला गया है, शार्प या ब्राइट। अब उनमें कलर हो भी सकता है या खाली व्हाइट, मतलब कुछ लगभग लगभग व्हाइट या येलो या रेड कलर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें बेटा। ये खाली लाइट दिखाई देती है वहां पर, आपको उस लाइट का कलर डिटेक्ट नहीं कर पाते हम। हाँ मंथन क्या कह रहा है सर, 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा? हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इलेक्ट्रो, अभी बेटा एल्काइल हाइड के लास्ट टॉपिक रह गया मंथन बेटा, उसमें एल्काइल हाइड में मुझे क्लोरोफॉर्म बताना है बेटा, वहां पर बस एक लेक्चर होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। सौरभ बीनू सर बुक कौन सी लगाएं? अरे बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, ओपी टंडन ले लेना बेटा, चलो बुक ओपी टंडन ले लो, इसकी फिजिकल भी ले लो, इसकी ऑर्गेनिक भी ले लेना बेटा, अभी दो ले लो, ये बाद में फिर कुछ और बता दूंगा। बुक तो मैंने पहले भी कुछ और बता रखी, चलो फिलहाल इससे आईआईटी वाली लेना, नीट वाले नेट वाली लेना, जिसको लेनी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं सबको लेनी है, मुझे किसी बुक से कोई मतलब नहीं है बेटा। शिवेन सर ऐप इतना अच्छा, पढ़ने में तो बहुत अच्छी रैंक लाएंगे, बहुत अच्छी बात है बेटा, खुश रहो बेटा, लगे रहो बच्चा, शिवेन बिल्कुल लगे रहो। अभिषेक बेटा गॉड ब्लेस यू बच्चा। आरती क्या बेटा ईमेल वेरीफाई नहीं हो पा रहा है? आरती बेटा एक काम करो ना, आपने ईमेल एंटर किया होगा ना उसमें साइन अप करते समय ऐप में बेटा। एक्चुअली यार मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी इस बात को लेकर, मैं वैसे बात करता हूँ टेक्निकल टीम से, वेरिफिकेशन हटा ही देता हूँ, अच्छा है, बट कोई बात नहीं, वो जब होगा हो जाएगा। आरती एक काम कर बेटा, उसमें जैसे तूने साइन अप किया होगा, साइन अप में नेम आता है, मोबाइल नंबर आता है और ईमेल आता है, उसके बाद तूने अकाउंट क्रिएट किया होगा, तो जैसे अकाउंट क्रिएट किया तो अपने ईमेल पे जा सीधे, जो ईमेल तूने एंटर किया वहां पर एक लिंक आया होगा, उस ईमेल में उस लिंक को क्लिक करना है, बस ईमेल वेरीफाई हो जाएगा।
उसके बाद अपना जो आपका आईडी पासवर्ड है मींस ईमेल और पासवर्ड है उसको एंटर करके ऐप में एंटर हो जाओ। ये चीज है बस इतना। पायल क्या पूछे बेटा? सर लाइट रेडिएशन और विबग्योर में क्या डिफरेंस है? अरे बेटा विबग्योर तो स्पेक्ट्रम है, लाइट को 7 पार्ट में तोड़ दिया है, 7 कलर्स में तोड़ दिया है, और जब तक टूटा नहीं है तो कंबाइंड फॉर्म जो लाइट रेडिएशन है। अच्छी बात पूछी पायल ने, बहुत अच्छी बात पूछी। शिवेन बेटा बिल्कुल बच्चा है, बिल्कुल बेटा, ट्रस्ट मेंटेन रखो बेटा, बिल्कुल बेटा। कौशिकी कुछ लोग कहते हैं कि 12th के साथ साथ जेई नहीं हो सकता, भूल जाओ बेटा क्या कहते हैं, दुनिया है, दुनिया कुछ भी कहती रहेगी बेटा, कहना है दुनिया का, छोड़ो रहने दो, आप किसी पे ध्यान मत करो कौशिकी बेटा, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे लगे रहो बेटा, पक्का गारंटेड जो है आपको सफलता मिलेगी बेटा। हाँ पायल बेटा ठीक है, मैंने आपको बात बता दी बेटा। अजय ओके ओके ओके, अच्छा। कौशिकी सर नेचुरल कलर से 7 होते हैं तो वाटर कलरलेस क्यों होता है? अच्छा इसका ना, ये वाटर केमिकल है, वाटर केमिकल है, वो रेडिएशन कुछ और है। इस चीज का भी एक दिन फंडा बताऊंगा केमिस्ट्री में आपको, कि कोई चीज जैसे मैं जो ये क्लोथ पहना हूं, जो शर्ट पहना हूं, टी शर्ट पहना हूं, ये ब्लू कलर की क्यों है या ब्लैक कलर की क्यों है या व्हाइट कलर का कोई भी क्लोथ क्यों होता है या कोई चीज कलरफुल क्यों दिखाई देती है, जो भी केमिकल से मिलकर बने उसके पीछे फंडा होता है बेटा। कौशिकी थोड़े दिन वेट कर, पढ़ाऊंगा इस चीज को मैं। बड़ी अच्छी बात पूछी कौशिकी तूने, बहुत अच्छी बात पूछी। हाँ चंदन इनऑर्गेनिक में बताऊंगा, यस यस यस। सौरभ बीनू क्या सर मैं आप पर ही निर्भर हूं, प्लीज आप हमारे साथ रहना। बेटा मैं हमेशा आपके साथ हूं बच्चा, हम बिल्कुल आपके साथ हूं बेटा। आज पता नहीं बहुत सारे बच्चों को क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बेटा, कि क्यों लोग समझ रहे थे ऐसा कि मैंने क्लास बंद कर दिया। क्लास बंद नहीं किया बेटा, क्लास अपने टाइम पे ही रहेगा बेटा। सुरेंद्र क्या सर मेरा बेइज्जती सब लोग करते हैं कि ऑफलाइन से पढ़ाते हैं कि और कुछ करते हैं क्या, मैं समझ नहीं पा। बेटा सुरेंद्र किसी की बात मत सुनो, जहां तक मुझे आपकी बात समझ में आ रही बेटा, आप बस करते रहो, मेहनत करते रहो, बाकी सबको पता चल जाएगा एक दिन बेटा। हाँ गुंजन ठीक है, ब्लू कलर होता है, मैं इस बात पे डिस्कस नहीं कर रहा कि कलर लेस होता है या ब्लू कलर होता है, क्या होता है करके। गुंजन आप भी सही है बेटा, कलर लेस भी होता है, लिक्विड फॉर्म को हम केमिस्ट्री में कलर लेस एज्यूम करते हैं, सॉलिड फॉर्म में हल्का सा ब्लू कलर का लाइट रिफ्लेक्ट होता है। एक दिन मैं स्नो की बात बता रहा था गुंजन, तो आपने वही बात बोल दी बेटा, स्नो बताया था ना, एक दिन बात हो रही थी ना हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो रात में जब माउंटेन को देखोगे तो आपको पूरा लगभग ब्लैश कलर का दिखाई देगा। गुंजन आप बिल्कुल ठीक हो बेटा। हाँ ठीक है पायल, ओके चलो बेटा, ठीक है। हाँ सौरभ बेटा ठीक है, ट्रिक देते रहेंगे बेटा, वेबिनार वगैरह भी होता रहता है बेटा, ठीक है। आप क्लास में बेटा इतनी बात हो पाएगी बच्चा, फिर कभी बात कर लेंगे बेटा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 10th में जो भी पढ़े। चलो बेटा मैं क्लास को कंक्लूड करता हूँ बेटा, वेंसडे को मिलेंगे। जो नए बच्चे हैं ध्यान रखना बेटा, 11th का लेक्चर मंडे वेंसडे फ्राइडे, और 12th सिर्फ वीकेंड पे होता है, सैटरडे को और संडे को। और फिर से बोल रहा हूं बेटा, पुरानी जो रिकॉर्डिंग है, ये आज की भी जो रिकॉर्डिंग है बेटा, हो सकता है कल नहीं दिखाई देगी, तो रिकॉर्डिंग कोई भी लेक्चर की देखनी बेटा, ऐप में जाकर आपको एक कोर्स लेना पड़ेगा बच्चा, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बट वो आप देख लो बेटा, मैं ये नहीं बोलता, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है बेटा। सो अल्टीमेटली उसमें जाके ही आपको कोर्स परचेस करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बेटा, जिसको देखना है बेटा, ठीक है। चलो नहीं तो नोट्स बनाते रहो बेटा, सब कुछ अच्छा रहेगा बेटा, एकदम नोट्स बनाते रहो, मेहनत करते रहो, किसी के कहने पे नहीं जाना है बेटा कि कोई क्या कह रहा है, पड़ोसी अड़ोसी कोई क्या कह रहा है बेटा जो है। सुरेंद्र स्पेस में जाने पे क्यों नहीं दिखता, फिर बात करेंगे चल। अरे वैक्यूम है, वहां लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी बेटा। चलो फिर बात करते हैं बेटा, ओके बेटा, थैंक यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू बेटा।